आज के वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से हिंदी भाषा शिक्षण में हम पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो देखिए, जब हम पद्य की बात करते हैं तो इसमें कविता भी आ जाती है, इसमें दोहा भी आ जाता है, इसमें पद भी आ जाते हैं, जैसे मीरा जी के पद। ठीक है। तो चाहे हम कविता की बात करें, हम पद की बात करें, हम दोहा की बात करें, तो जब अगर आपको हिंदी भाषा शिक्षण में इस तरह के अध्याय आते हैं तो आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इसी का इस्तेमाल करके वो पाठ्य योजना आराम से बना सकते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है। आपको कविता का नाम सिर्फ बदल सकते हैं, बाकी फॉर्मेट यही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कविता शिक्षण की जो पाठ्य योजना है बहुत आसानी से बन जाएगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी दुविधा भी नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के बारे में पता चल सके, आपको पता चल सके कि कैसे बनानी है, ताकि जब आप स्कूल में आप पढ़ाना शुरू करें और जब पाठ्य योजना बनाने की बारी आई तो आप आराम से उसको बना दें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सामान्य जानकारी आती है। ठीक है, सामान्य जानकारी में हमें क्या क्या बताना पड़ता है। कक्षा कौन सी है, विषय हिंदी है, उप विषय अध्याय कौन सा है, पहली बूंद कविता, किस जिस दिनांक को, जिस तारीख को आपको विद्यालय में पढ़ाना है उस तारीख यहाँ पे आएगा। ठीक है। कालांश मतलब पीरियड कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और उस पीरियड की समय अवधि क्या है, 35 मिनट है, 40 मिनट है, यहाँ पे आपको लिखनी है। फिर हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो कविता शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बिल्कुल यही रहेंगे। ठीक है। तो फिर आप कविता, चाहे वो कविता छठी कक्षा की है, सातवीं की है, आठवीं की, कोई भी कविता या हम पद्य की बात करें तो सामान्य उद्देश्य यही रहेंगे, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर कविता है पहली बूंद, अब इसके अलावा कोई सी भी कविता हो, कोई सी भी दोहा हो, कोई भी पद हो, सामान्य उद्देश्य यही रहने हैं। ठीक है। तो इसमें बस ये होगा कि मान लो दोहा है तो कविता अध्ययन की जगह आप क्या लिख देंगे, पद्य अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना, यहाँ पे पद्य लिख देंगे आप। ठीक है। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य जैसे हमने पहले भी बताया था वो अध्याय से संबंधित होते हैं। हर अध्याय का अपना एक अलग विशिष्ट उद्देश्य होता है। ठीक है। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में क्या होते हैं, ज्ञानात्मक, बच्चों को कितनी ज्ञान होगा, कितनी जानकारी होगी, बच्चों को विषय में कितनी समझ होगी, अपनी समझ का किस तरह से बच्चा प्रयोग करेगा और कौन से कौशल बच्चों में विकसित होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानात्मक की बात करें तो विद्यार्थी कविता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी कविता के भावों को बता सकेंगे। तो कोई भी कविता, ठीक है, कक्षा 6 की कविता हो, 7 की हो, 8 की हो, आपको बस यही लिखना है। कविता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, कविता के भावों को बता सकेंगे। मान लो दोहा की पाठ्य योजना बनानी है, रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, तो विद्यार्थी दोहे का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी दोहे के भावों को बता सकेंगे या दोहे के जो संदेश है उसको बता सकेंगे। तो आपको यही जो दो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, प्रत्यास्मरण और बताना, यही आप दो लेंगे। ठीक है। कोई सा भी आप पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना बनाएंगे आपको यही लिखना है, कोई इसमें बदलाव नहीं करने। फिर बोधात्मक में विद्यार्थी कविता के केंद्रीय भावों को बता सकेंगे। मान लो दोहा है तो विद्यार्थी दोहे के केंद्रीय भावों को या केंद्रीय संदेश का वर्णन कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में विद्यार्थी कविता को कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। कंठस्थ का मतलब है कि कविता को याद करना, मुंह जबानी याद करना। जैसे छोटे बच्चों को नहीं देखते, उनको जब स्कूल जाते हैं आते हैं तो अच्छा तुम्हें कोई कविता आती है, पोयम आती है, तो बच्चों को कविता ज्यादा याद रहती है। ठीक है। तो प्रयोगात्मक में क्या है, अभ्यास करना। कौन सा अभ्यास करना, कविता शिक्षण को कंठस्थ करना। दोहा है तो दोहे के को कंठस्थ करना, अगर मीराबाई के पद हैं तो पद को कंठस्थ करना। तो देखिए आप पद्य में, ठीक है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक में आपको सिर्फ यही लिखना है। ठीक है। बस दोहा कर रहे हैं तो कविता की जगह आपको दोहा लिखना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और पद्य है तो यहाँ पे पद है, मीरा के पद है तो पद लिखना है। ठीक है। बस आपको यही करना है, बाकी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। कौशलात्मक में भी आपका आएगा कि विद्यार्थियों के श्रवण वाचन पठन क्षमता का विकास होगा। तो देखिए, जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो इसको लेके हमें चाहे विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक में हमें बहुत परेशानी होती, दुविधा होती कि हम क्या करें। तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही आपको उतार देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
शिक्षण सामग्री की बात करें तो अध्याय से संबंधित चार्ट पेपर, ठीक है। पहली बूंदे तो बारिश से संबंधित कुछ चार्ट पेपर आप दिखा सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं। और शिक्षण विधि में भी आप यही शिक्षण विधि लिख सकते हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थकथन विधि, मतलब जो भी भावार्थ आएंगे आप उनके उनके अर्थ समझाओगे, ठीक है। संगीत विधि, क्योंकि कविता हमेशा हम जब पद्य शिक्षण की बात करते हैं लयबद्ध होता है, ठीक है। तो इसको एक संगीतबद्ध तरीके से हमें कक्षा में बच्चों को बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे मीरा जी के पद हैं, बरसे बदरिया सावन की, तो इस तरह से आपको संगीतबद्ध तरीके से आपको कक्षा में बच्चों को बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए संगीत विधि। अब हम पूर्व ज्ञान की बात करें तो विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं, क्योंकि हम पहली बूंद है तो बारिश से संबंधित हो, तो बच्चा जो है उसको बारिश के बारे में पता है, ठीक है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि बच्चा सामान्य ज्ञान रखता है। अब क्या करना है, प्रस्तावना प्रश्न। तो हमें सीधा जब अध्याय शुरू करते हैं तो सीधा हमें नहीं बताना कि हम कविता पढ़ने वाले हैं, पहली बूंद पढ़ने वाले हैं। हमें बच्चों से पहले अध्याय से संबंधित जो मतलब जो पूर्व ज्ञान है, बच्चों को जो जो चीजें पता है, मान लो बारिश की हम बात कर रहे हैं, पहली बूंद की बात कर रहे हैं, तो बारिश के बारे में भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। मान लो एक उदाहरण के लिए कि बारिश के बारे में कि अच्छा बताओ गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है। जैसे हम 5 प्रश्नों की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है, तो बच्चों के जो संभावित उत्तर होंगे कि बारिश आती है, ठीक है। बारिश में चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है, तो बच्चे कहेंगे चारों तरफ पानी भरा होता है। फिर हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि अच्छा बताओ बारिश में लोग किस तरह बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे छाता लेते हैं, रेनकोट पहनते हैं, ये सारी चीजें। और फिर हम कहेंगे कि अच्छा बताओ बारिश में घर में किस तरह का खाना बनता है, तो बच्चे बताएंगे पकौड़ी चाय ये सब सब खाना पीना पसंद करते हैं। फिर पांचवा प्रश्न हमें पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ बारिश पे लिखी गई किसी कविता के बारे में आप बताओ, कविता का नाम बताओ, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये तो हमने एक सामान्य बात की, लेकिन अगर मान लो आपको कोई कविता है, कोई दोहा है, अगर आपको एक दिक्कत हो रही है यार मुझसे तो प्रस्तावना प्रश्न बन ही नहीं रहे, ठीक है। तो फिर इस स्थिति में आप ये वाला जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये जो प्रश्न है बिल्कुल यही आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन प्रश्न है, अगर आपको जब तक नहीं समझ में आता कि किस तरह के प्रश्न बनाए तब तक आप यही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रिय विषय कौन सा है, बच्चे बताएंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ड्राइंग, ये सारी चीजें। हिंदी विषय में आप क्या क्या पढ़ते हैं, बच्चे कहेंगे कहानी, नाटक, व्याकरण, कविता, दोहा, निबंध, ये सब पढ़ते हैं। कवि की रचना को क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। आपकी प्रिय कविता कौन सी है, बच्चे कविताओं के नाम बताएंगे। तो फिर हम कहेंगे वर्षा से संबंधित किसी कविता का नाम बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रस्तावना प्रश्न हम किस तरह से लिखें, तो बिल्कुल ये जो प्रश्न लिखे हैं आपको यही उतार देने हैं। कवि की रचना को क्या कहते हैं, कविता। आपकी प्रिय कविता या प्रिय मान लो दोहा कर रहे हैं तो प्रिय आपका दोहा कौन सा है, ठीक है। आप किसके दोहे पढ़ते हैं, रहीम के दोहे पढ़ते हैं, तो आगे में अच्छा किसी दोहे के बारे में बताओ, ठीक है। तो समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाने, तो यही वाला जो है आप बिल्कुल यही लिख देना, ठीक है। उसके बाद जब प्रस्तावना प्रश्न पूछ लें समस्यात्मक प्रश्न में, फिर यहाँ से आप शुरू करें कि आज हम वर्षा से संबंधित एक कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक क्या है, पहली बूंद है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। तो देखिए प्रस्तुतिकरण में हमने व्याकरण की भी बात कर ली, पाठ योजना की, हमने गद्य की भी बात की। तो गद्य में भी शिक्षण बिंदु का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। और पद्य में भी बात की, तो पद्य में भी बिल्कुल जो इस शिक्षण बिंदु का जो एक फॉर्मेट है ना, बिल्कुल आपको कोई भी आप कविता शिक्षण की पाठ योजना बनाओ, आप चाहे दोहा का बनाओ, तो आपको शिक्षण बिंदु यही रखना है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आदर्श वाचन। शिक्षण बिंदुओं में क्या लेना है, सबसे पहले आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब होता है कि जब आप कक्षा में कविता पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको बच्चों के सामने कविता को गाकर सुनाना पड़ता है, ठीक है। छात्र, अध्यापक, अध्यापिका उचित स्वर, गति, आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करते हैं, क्योंकि जब आप पहले कविता का सस्वर वाचन देखिए, एक हम सस्वर वाचन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप एक स्वर में कविता का वाचन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप पहले कविता को गाकर बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से कविता को गाना है, किस तरह से कविता का उच्चारण करना है, ठीक है। तो
आप उचित स्वर में, ठीक है, आरोह अवरोह में कविता का स्वस्वर वाचन करके बच्चों को बताते हैं कि इस तरह से आपको कविता गानी है। ठीक है, विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद फिर प्रथम स्वस्वर वाचन, ठीक है, प्रथम स्वस्वर वाचन एक कौन करेगा, बच्चे करेंगे। फिर छात्र अध्यापक अध्यापिका उचित गति अवरोह के साथ विद्यार्थियों को कविता का स्व स्वर वाचन कराते हैं। तो विद्यार्थी उचित स्वर गति आरोह अवरोह के साथ कविता का स्व स्वर वाचन कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि बच्चों को कविता, बच्चे उसको एक लयबद्ध तरीके से बोल सकें। ठीक है, तो पहले आपने आदर्श वाचन किसने किया? आपने किया, शिक्षक ने किया। आपने बताया कि किस तरह से कविता को गाना है। फिर बच्चा स्व स्वर वाचन करेगा, प्रथम स्व स्वर वाचन। ठीक है, बच्चे से आपने कराया, कक्षा में सभी बच्चों से। फिर शब्दार्थ कि जो मतलब कविता जो आपने कराया, तो जो कठिन कठिन शब्द आए जो बच्चों को, जिनका अर्थ नहीं पता है, तो उन शब्दों को आपने लिखा। जैसे यहाँ पे पावस क्या है, वर्षा ऋतु, धरा, अंकुर, फूट पड़ा, ये सारी चीजें हैं। तो फिर शब्दार्थ की हम बात करेंगे। विद्यार्थी कठिन शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हैं और उनका अर्थ अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो बोर्ड पे आप जो ये कठिन शब्द है बच्चों को बताते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पे जो भी आप कराते हैं कक्षा में आपका इसमें आएगा। ठीक है, और बच्चों की जो क्रियाएं हैं आप इसमें लिखोगे, और जो भी आपका श्यामपट्ट कार्य शिक्षण सामग्री है आप इसमें लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आदर्श वाचन, फिर प्रथम स्वसर वाचन, फिर हम क्या करेंगे, शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ में कठिन जो शब्द आएंगे उनके अर्थ आप बच्चों को बताओगे। फिर उसके बाद फिर बच्चों से एक बार और स्वस्वर वाचन कराना है। ठीक है, हम बार बार स्वस्वर वाचन क्यों करा रहे हैं? ताकि बच्चे कविता को बोल सकें, लयबद्ध तरीके से उसको गा सकें, उसको याद कर सकें। बच्चों को देखते हैं ना कि उनको कविताएं ज्यादा याद होती है। छोटे बच्चों को कभी भी आप पूछो तो उनको कविताएं बहुत याद होती हैं। जैसे आपने, एक तो बहुत कॉमन है, मछली जल की रानी है, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो याद होती हैं। तो क्योंकि कविता को इस तरह से हमें बताना होता है, इस तरीके से बच्चों को सुनाना होता है, इस तरह से बच्चों को अभ्यास कराना होता है ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो हम फिर से फोर्थ स्टेप में, चौथे चरण में हम फिर से बच्चों को स्व स्वर वाचन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आता है भाव स्पष्टीकरण। अब जब कविता के जो मुख्य भाव हैं उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। ठीक है, कि कविता को किसने लिखा, इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, और अपनी इस कविता में वो क्या बताना चाहते हैं। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो कवि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन और उसके प्रभावों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कविता प्रकृति के उस आनंदमय समय को बताती है जब ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के बाद धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरती है। पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं करती, बल्कि ये प्रकृति में फिर से जागने, नए जीवन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो देखिए, जब हम, पता है कि जब अप्रैल मई जून की खूब भयंकर गर्मी होती है, तो उसके बाद हम बारिश का इंतजार करते हैं, और जब बारिश आती है तो हमें कितनी राहत मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से भाव स्पष्टीकरण करना है कि कवि कौन है, कवि क्या बताना चाहते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से, क्या वर्णन करते हैं। और उसके बाद आप भावानुभूति प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, किस तरह के प्रश्न, आप प्रश्न यही लिख सकते हैं कि कविता का मुख्य भाव क्या है, कविता को पढ़कर आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, कवि इस कविता के द्वारा क्या संदेश देना चाहता है। तो भावानुभूति प्रश्न जो है आप इसी यही प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, बस भाव स्पष्टीकरण की बात है कि कविता बदलती रहेगी, भाव बदलते रहेंगे, बाकी देखिए जो शिक्षण बिंदु यही रहेंगे, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। और कक्षा के आखिर में अगर आपके पास समय हो तो एक बार और बच्चों से आप स्व स्वर वाचन करा सकते हैं, ताकि उनको कविता जो है कंठस्थ याद हो सके, वो इस विद्यालय में, घर में भी सबको जाके कविता सुना सके। तो कविता शिक्षण के ये 7 चरण होते हैं, ये 7 शिक्षण बिंदु होते हैं। आप कोई भी कविता लिखो, कोई भी पद लिखो, मतलब पद लिखो, कोई भी दोहा लिखो, ये सातों चरण को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कविता शिक्षण बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे और आखिर में क्या होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न होगा। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। गृह कार्य में प्रस्तुत कविता को कोशिश करो, मुझे याद करके आओ। ठीक है, तो इस तरह से हम कविता शिक्षण की पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो इस पाठ्य योजना में आपको देखिए एक चीज क्या है कि इसके जो सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य में, उसमें उसमें आपको किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना हो, बिल्कुल यही रहेंगे। कविता का नाम बदलता रहेगा, लेकिन सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य यही रहेंगे। और जो प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में भी आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल यही लिख सकते हैं। ठीक है,
बस अगर दोहा आए तो आप दोहा लिख देंगे कविता की जगह, ठीक है। और उसके बाद अगर हम प्रस्तुतिकरण की बात करें तो शिक्षण बिंदु बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। आदर्श वाचन में अगर हम देखें, कविता मान लो बदल जाती है, तो कोई दूसरी जो आप कविता करते हैं तो वहां पे जब आप बस कविता का जो पहला अगर हम देखें, ठीक है, और आखिरी जो लाइन है आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। बाकी सब यही रहेगा। और यहाँ पे जो बदलाव आपको करना है, वो आपको क्या करना है, भाव स्पष्टीकरण में जो आप दूसरी जो कोई कविता है तो उसका जो भाव स्पष्टीकरण यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कविता शिक्षण की पाठ योजना बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।